चलो ध्यान दो यहाँ पर। आज हम लोग देखेंगे, हम लोग बढ़ा रहे थे VVI सब्जेक्टिव का सीरीज आगे बढ़ा रहे थे ना, उसमें आज देखेंगे आपदा प्रबंधन। क्या देखेंगे? आपदा प्रबंधन को बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी आपदा प्रबंधन में जो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज देखेंगे, उसका डिस्कशन कराएंगे। इससे पहले सबका करवा दिए, सिर्फ आप मात्र एक ज्योग्राफी बचा हुआ है ना। हिस्ट्री का हो गया, सिविक्स का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन हो जाएगा। बचेगा ज्योग्राफी, तो कल ज्योग्राफी भी निपटा देंगे। साइंस का होल है, चाहे 2 नंबरिया बोले या 5 नंबरिया बोले, सब हुआ है। हिंदी का भी करवा चुके हैं, संस्कृत का भी करवा चुके हैं, और VVI ऑब्जेक्टिव तो हर सब्जेक्ट का हो चुका है। 5 सब्जेक्ट में से किसी का बोलो, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, सब का हुआ है। ठीक है ना। मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर हुआ है, बाकी बस हर सब्जेक्ट का एक ही वीडियो में सब VVI ऑब्जेक्टिव खत्म है। तुम लोग देखो, ठीक है ना। जो कुछ नहीं पढ़ा वो जरूर देखो, ये VVI ऑब्जेक्टिव का सीरीज और सब्जेक्टिव का सीरीज जरूर देखो, ठीक है ना। आज देख रहे हैं आपदा प्रबंधन, और तुम लोग का सारा सिलेबस क्लास 10 का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सब वीडियो मेरे कैसा मिलेगा, तो ऐसे नहीं खोना। मेरा फोटो नजर आ रहा है, फोटो पर क्लिक करो तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तुम लोग को पहले लिस्ट के ऑप्शन में जाना है, A to Z वीडियो मिल जाएगा। चाहे वो मॉडल से सोल्यूशन 2022 का हो, या VVI ऑब्जेक्टिव हो, या सब्जेक्टिव हो, या किताब वाला वीडियो हो, ठीक है ना, या तुम्हारा सिलेबस का वीडियो है, सब मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा चुके हैं, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, सब मिल जाएगा। ठीक है, आज देखेंगे आपदा प्रबंधन। क्या देखेंगे? तो आपदा प्रबंधन में जो क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं। बहुत छोटा है, ठीक है, और क्वेश्चन भी इससे आता है, अच्छा ये आ जाता है, और आसान भी है, क्योंकि बाढ़ के बारे में पूछेगा, सुखाड़ के बारे में पूछेगा, भूकंप के बारे में पूछेगा, सुनामी के बारे में पूछेगा। तो ये सब अपना मन से भी लिख सकता है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है ना। और तुम लोग जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो ऐसे देख रहा है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और लाइक भी करना और शेयर भी करना, ठीक है ना। और सब्सक्राइब तुम लोग जरूर करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बोला आपदा कितने प्रकार के होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा कितने प्रकार के होते हैं? पहले आपदा कहते किसे? आपदा मतलब क्या होता है? विपत्ति। और आपदा मतलब क्या होता है? विपत्ति। अब विपत्ति के दो तरह से हो सकता है, या तो मान लो तुम प्रकृति कारण से हो सकता है, या मानवीय कारण से हो सकता है। गए हम बम पटक दिए, कौन कारण हुआ? मानवीय कारक हुआ ना हुआ। कहीं गए आग लगा दिए, कौन कारण हुआ? मानवीय कारण हुआ। तो आपदा किसे कहते हैं? तो बोलना है क्या? प्राकृतिक कारण से या मानवीय कारण से। प्रकृति कारण से या मानवीय कारण से घटने वाले घटना को आपदा कहते हैं। ठीक है ना। वो चाहे प्राकृतिक कारण भी हो सकता है। प्रकृति में क्या आएगा? तो भूकंप आ गया, तो पृथ्वी पकड़ के हम ऐसे से हिलाए नहीं ना, वो आया अपने आया, प्रकृति के द्वारा आया। प्रकृति के द्वारा बाढ़ आ गया, तो बाढ़ क्या है? बाढ़ मनुष्य कारण आता है। बाढ़ मान लो बहुत बरसा हुमच के हो गया तो आ गया बाढ़, ठीक है ना। तो भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ आ गया, ये सब क्या है? ये सब मेरा है प्राकृतिक कारण। क्या है? तो पूछेगा आपदा कैसे कहते हैं, तो लिख देगा ना, लिखेगा प्राकृतिक कारण या मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण या मानवीय कारण से घटने वाले घटना को आपदा कहते हैं। आपदा कहते हैं। अगर प्राकृतिक कारण से घटेगा तो उसे प्राकृतिक आपदा कहेंगे, अगर मानवीय कारण से घटेगा तो उसे मानवीय आपदा कहेंगे। समझ तुम लोग आ गया? अब यहाँ देख, लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या? यहाँ पूछ रहा है आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के? तो लिखेंगे आपदा 2 प्रकार का होता है, बता दिए थे। एक प्राकृतिक आपदा, जो पूछेगा वही आंसर देना है, फालतू में लिखना है। यहाँ आपदा किसे कहते हैं नहीं पूछा, हम ऐसे समझा दिए हैं तुम लोग को, लेकिन यहाँ आपदा किसे कहते हैं पूछ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर बोल रहा है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ये BBD के स्रोत से बता रहे हैं, ठीक है ना, अपना लैंग्वेज में बता रहे थे। ठीक है, हिस्ट्री ला तुम लोग को जो बताए थे, हिस्ट्री में बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन उसको अपना लैंग्वेज में जो क्वेश्चन पूछा था सटीक आंसर दिए थे, उसी तरह तुम लोग को लिखना है। ठीक है ना। ये नहीं कि किताब बड़ा छाप देना है, वो नहीं करना है। किताब में कोई क्वेश्चन बड़ा लिखा रहता है, ठीक है ना, तो उसको छोटा करके अपना सटीक आंसर देते हैं, और 2 नंबर में ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि तो लिखेंगे आपदा 2 प्रकार के होते हैं। पूछ रहा है ना आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। एक लिखना है प्राकृतिक आपदा, और एक लिखना है मानवीय जनित आपदा, या मानवीकृत आपदा, या मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा, तो प्राकृतिक कारण से घटने वाले आपदा को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। एग्जाम्पल में दे देना है, एग्जाम्पल में क्या देना है? भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़, ये सब दे देना है। समझ आ गया ना। चक्रवात, ये सब क्या है? ये सब है प्राकृतिक आपदा। क्या है? और मानवकृत आपदा में क्या देना है? तो मानवकृत आपदा में बाढ़ होता है, आतंकवाद। यहाँ पर आतंकवाद मानव बनता है, तो आतंकवाद दे दो, ठीक है ना। बम विस्फोट दे दो, ठीक है ना। आग लगना दे दो, ठीक है। महामारी फैल गया, ये दे दो, ठीक है ना। दंगा हो गया, ये सब दे दो, ठीक है। ये सब क्या है? मानव जनित आपदा। समझ तो लोग आ गया। अब निचुआ में बोल रहा है कि आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा से हम तो देखो, यहाँ आपदा से आप क्या समझते पूछ रहा है, यहाँ नहीं पूछ रहा है। यहाँ ध्यान दो, आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा से आप
क्या समझते हैं। तो पूछ रहा है यहाँ पर आपदा से आप क्या समझते हैं। अरे परिभाषा किसका लिखा हुआ तो कितवा हम तो यहाँ परिभाषा तुम्हारा लिखा हुआ प्राकृतिक आपदा परिभाषा लिख दिया। यहाँ खाली बोल रहा है आपदा, तो आपदा मतलब कोनो आपदा हो सकता है, तो यहाँ गलत लिखा हुआ है, लेकिन नहीं लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमारे सामने उपस्थित होते हैं प्राकृतिक आपदाओं में, प्राकृतिक आपदा परिभाषा लिख दिया, नहीं लिख दिया है। प्राकृतिक व्यवस्था में जब कई कारणों से अकारण व्यवधान उत्पन्न होते हैं तो व्यवधान ही प्रकृति जनित आपदा के रूप में, प्रकृति जनित के बारे में नहीं पूछा है, खाली बोला आपदा, क्या बोला है तो कोनो आपदा हो सकता है, तो यहाँ पे अच्छा नहीं लिखा हुआ। तो क्या लिखना है, लिखना है प्राकृतिक कारण से या मानवीय कारण से, दोनों मिला के लिखना है, क्योंकि आपदा में दोनों आता है ना। तो पूछ रहा है यहाँ पे आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा से आप तो लिखना है आप प्रकृति कारण से, प्रकृति कारण से या मानव जनित कारण से, मानव जनित या मानवीय कारण से, मानवीय कारण से, मानवीय कारण से घटने वाले घटना को, घटने वाले घटना को आपदा कहा जाता है, आपदा कहा जाता है। और इसे बोल आप इससे क्या समझते हैं, आप इससे तो और हम समझते हैं क्या, यहाँ उदाहरण, यहाँ खाली परिभाषा नहीं पूछ रहा है क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। तो और हम क्या समझते हैं कि यह दो प्रकार का होता है, इसमें दो प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि समझने की बात कर रहा है ना, तो समझते हैं कि ये दो प्रकार का होता है। और फिर नीचे लिख देना, या दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा कुछ एग्जाम्पल दे देना है, मानवकृत आपदा का कुछ एग्जाम्पल दे देना है। प्राकृतिक आपदा का एग्जाम्पल जैसे दे सकता है, क्या बताए थे, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, सुनामी, चक्रवात, ठीक है ना। और मानव जनित में दे सकता है आतंकवाद, बम विस्फोट, आग, ठीक है ना, ये सब दे सकता है। चलो अगला बोल रहा है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, जो मेन है वही बता रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग को सब वीडियो देखना, तुम लोग जो बोल दिए, ठीक है, जो अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर करो तुम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा A to Z तुम लोग को पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता बोल रहा है ना। तो आपदा प्रबंधन मतलब समझ रहा है ए बंदर, आपदा प्रबंधन मतलब समझ रहा है कि आपदा हो गया तो उससे जल्दी तुरंत में कैसे निजात पाएँ। ऐसा नहीं है कि आपदा हो गया तो उसी में बौख रहे हैं, उससे जल्दी कैसे निजात पाएँ, उससे जल्दी कैसे निजात पाएँ। तो वही बोल रहा है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो लिखना है क्या, आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है। सही बात है, आपदा कोई भी हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या मानव जनित आपदा हो, उसका प्रबंधन क्या अनिवार्य है ना। ऐसा नहीं कि आपदा घट गया सब बौख रहा है, मर रहा है, उड़ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं, तो हॉस्पिटल की व्यवस्था है ना, तो वहाँ उसको देखभाल करने की व्यवस्था है, ऐसा नहीं ना, उसको प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। तो वही लिख बोल रहा है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता लिखना है कि आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन आवश्यक है, क्योंकि आपदा से नो सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होता है, विकास कार्य, वरना विकास कार्य में व्यवधान भी उत्पन्न कर देता है, व्यवधान भी उत्पन्न कर देता है। इसलिए आपदा का प्रबंधन आवश्यक है, आपदा का प्रबंधन, क्योंकि विकास कार्य अवरुद्ध ना होता है, बल्कि कोई विकास कार्य हो रहा है ना उसको भी रोक देगा, नहीं रोक पा देता है। तो यही लिखना है, क्या लिखना है कि आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन आवश्यक है, उसका प्रबंधन आवश्यक है। क्यों लिखना है, चूँकि आपदा से केवल विकास कार्य अवरुद्ध नहीं होता है, बल्कि विकास कार्य में व्यवधान भी उत्पन्न हो जाता है, व्यवधान भी उत्पन्न हो जाता है, और इससे अधिक जान माल का क्षति भी होता है, जान माल का क्षति भी होता है। इसलिए आपदा का प्रबंधन आवश्यक है, आपदा का प्रबंधन आवश्यक है। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट कैसे करें कि आपदा को फटाक से आपदा से निजात पा जाए। समझ तुम लोग का आया। चलो अगला देखो क्या लिखना है। अगला देखो बाढ़ के बारे में तुम लोग को कुछ भी पूछ सकता है, पूछेगा बाढ़ किसे कहते हैं, ठीक है ना। हम बाढ़ के बारे में पूरा डिटेल से बता देते हैं, 5 नंबरिया भी आएगा तो लिख सकता है, 2 नंबरिया भी आएगा तो लिख सकता है, ठीक है ना। क्योंकि बाढ़ जो है बिहार का एक बहुत बड़ा समस्या है, खासकर उत्तरी बिहार का, ना बताए थे। उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से परेशान। दक्षिणी बिहार यानी गंगा के नीचे दक्षिणी बिहार, हम लोग दक्षिणी बिहार में आते हैं, जम्मू, गया, मुंगेर, ठीक है ना, नवादा, ये सब कहाँ आता है, ठीक है, रोहतास जो हो गया, ठीक है ना, कैमूर, ये सब कहते हैं दक्षिणी बिहार में। ऊपरी बिहार में जितना पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, ये सब कहाँ है ऊपर, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर सब कहाँ है ऊपर, कहाँ है, ये सब आता है कहाँ, उत्तरी बिहार कहाँ आता है। तो उत्तरी बिहार जो है क्या बाढ़ के परेशान है, किससे परेशान है, बाढ़ से परेशान है। दक्षिणी बिहार जो है वो सूखा से परेशान है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है बाढ़, तो देखो बाढ़ के बारे में तुम लोग को 4 क्वेश्चन पूछेगा बाढ़ किसे कहते हैं, ठीक है ना, बाढ़ के क्या कारण है, बाढ़ का से क्या हानियाँ होता है, ठीक है ना, और बाढ़ से बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो चारों में से कुछ पूछ सकता है, तो हम तुम लोग को समझा देते हैं। अच्छा समझ आ गया ना। बाढ़ किसे कहते हैं, तो इसका भी परिभाषा लिख देगा आराम से। बाढ़ का क्या कारण है,
बाढ़ के क्या कारण है ये भी पूछेगा तो इसका भी तुम लोग आराम से लिख देगा, ठीक है ना। बाढ़ से क्या हानि होता है तो तुम लोग दिमाग ऐसे लगा लो, क्या हानि होता है, नहीं लिख पाएगा, इसको रटना है, ठीक है ना। और बाढ़ से और क्या बताए थे, और बाढ़ से बचने का उपाय, बाढ़ से बचने का तो बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़ किसे, या पहले क्वेश्चन है कि बाढ़ आने का 4 कारणों की व्याख्या करें, 4 कारणों का व्याख्या करें, यानी 4 कारण बताना है कि बाढ़ आने के 4 कारण कौन सी है, ठीक है ना। लेकिन हम पहले बता रहे थे उन लोग को बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़ किसे, या बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ कैसे आती है। उसके बाद 4 कारण पूछेगा, देखिए यहाँ पर कारण पूछेगा तो सिर्फ कारण लिखना है, समझ आ गया ना, ठीक है ना। फिर बाढ़ से बचने का उपाय पूछेगा तो खाली उपाय लिखना है, खाली पूछेगा बाढ़ किसे कहते हैं तो खाली बाढ़ किसे कहते हैं, जो पूछेगा सिर्फ वही लिखना है। बताए थे ना तुम लोग को, बताए थे ना, ये नहीं कि तुम्हारे पापा नाम पूछ रहा है तो पूरा खानदान में एक नाम बता दिया, ऐसा नहीं करना है, जो पूछेगा सिर्फ वही लिखना है, वही। तो पहले हम बता रहे हैं बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़ किसे, देखिए बाढ़ किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे, बाढ़ एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है, क्या है, प्राकृतिक आपदा है। देखिए यहाँ पर एक होता है अल्पवृष्टि, एक होता है अतिवृष्टि। क्या होता है, समझ तुम लोग पहले, अल्पवृष्टि और अतिवृष्टि। अल्पवृष्टि और अल्पवृष्टि मतलब होता है कोई भी चीज़ जितना होना चाहिए उससे बहुत कम हुआ, यानी अल्प हुआ, क्या हुआ, अल्प हुआ, समझ तुम लोग का आया। और अतिवृष्टि मतलब होता है जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, उससे बोलता है अतिवृष्टि, समझ तुम लोग का आया। अच्छा बता बाढ़ कब आएगा, गर्मी के समय कि बारिश के समय, बारिश के समय आएगा। तो बारिश के समय आएगा तो बता बारिश ज़्यादा होगा तब आएगा कि कम होगा तब आएगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा को बोलते हैं अति, क्या बोलते हैं, और कम को बोलते हैं अल्प, क्या बोलते हैं, अल्प। यानी बाढ़ आता है बारिश के समय अतिवृष्टि कारण, अतिवृष्टि के कारण। तो वही पूछेगा बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़ किसे, तो लिखना है कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जब वर्षा ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के समय अतिवृष्टि के कारण से, अतिवृष्टि के कारण से, अतिवृष्टि में समझ गया ना, अतिवृष्टि के कारण से, अतिवृष्टि के कारण से नदियों में जल उसकी क्षमता से अधिक भर जाती है, नदियों में जल उसकी क्षमता से अधिक भरेगा तब ना आसपास में फैलेगा। तो नदियों में जल उसकी क्षमता से अधिक भर जाती है, उसकी क्षमता से अधिक भर जाती है तो वह जल नदियों से निकलकर आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। तो इसी स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। समझ तुम लोग आया, बाढ़ किसे कहते हैं समझ गए तुम लोग। पूछेगा बाढ़ किसे कहते हैं तो लिखना है बाढ़ है क्या है, प्राकृतिक आपदा है जब वर्षा ऋतु के समय, क्योंकि वर्षे में बाढ़ आएगा, तब जब वर्षा ऋतु के समय अतिवृष्टि के कारण नदियों में उनकी क्षमता से अधिक जल भर जाती है, तो वह जल आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है, इसी स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। समझ तुम लोग आ गया। तो बाढ़ किसे कहेंगे तो बस इतने लिखना है, समझ आया। अब बताते हैं कि बाढ़ आने के 4 कारण, कुछ भी पूछ सकता है बाढ़ के बारे में। तो चारों कारण लिखना है, चारों कारण। तो क्या लिखेंगे, पहला कारण क्या लिखेंगे, पहला कारण तुम लोग ऐसे बताओ, अरे दिमाग ना लगा सकता है, अधिक वर्षा का हो जाना, अधिक वर्षा से, यानी मान लो कि जितना वर्षा हर साल होता था उससे ज़्यादा कस के वर्षा हो गया, यानी हुमच के वर्षा हो गया। कभी कभी देखता है ना आधे घंटा में इतना वर्षा हो जाएगा कि पूरा दिन डुबा देगा, आसपास क्षेत्र ना डुबा देगा ना। तो लिखेंगे औसत से अधिक वर्षा का हो जाना, औसत से अधिक वर्षा का, पहला कारण क्या लिखेंगे, औसत से अधिक वर्षा का हो जाना, औसत से अधिक वर्षा का हो जाना। बाढ़ आने कारण बता रहे हैं, औसत से अधिक वर्षा का हो जाना। समझ तो लोग आया। दूसरा कारण क्या लिखेंगे, दूसरा कारण लिखेंगे यहाँ जान हिम समझते हैं, हिम मतलब होता है बर्फ़, क्या होता है, बर्फ़ होता है, ठीक है ना। तो बर्फ़ यानी हिम का पिघल जाना। मान लो कभी कोई बर्फ़ एक अचानक पिघल गया, जैसे हिमालय से बहुत सारा नदी निकलता है ना, तो हिमालय पर क्या है, बर्फ़ जमा हुआ है, और अचानक बर्फ़ आ गया पिघल, तो क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगा तो नदियाँ पानी में आएगा ना। तो लिखना है कि हिम का पिघलना, क्या, हिमपिंड का पिघल जाना, हिमपिंड का पिघल जाना। तो यहाँ बोल रहा है कि बाढ़ आने के 4 कारण को लिखो, ठीक है ना। तो बोलेंगे कि हिम का पिघलना, हिम का, तो पहला कारण क्या हुआ, औसत से अधिक वर्षा होना, औसत से अधिक वर्षा होना। फिर हिम का पिघलना, और कारण क्या हो सकता है, तो और कारण होगा बांध, क्या होगा, बांध या बैराज का बनना। अब बोलेगा बांध या बैराज के बनने में बाढ़ कैसे आ जाएगा, तो मान लो जहाँ पर बांध बना उसके चारों, उसके पीछे क्या होगा, पनिया पूरा जमीन जाएगा, अब पनिया जमेगा तो क्या होगा, आसपास के क्षेत्र में फैल जाएगा, और आसपास के क्षेत्र में फैलेगा तो पीछे क्या जाएगा, बाढ़, क्या जाएगा। तो दूसरा कारण क्या लिखना है, बांध एवं बैराज का बनना, बांध एवं बैराज का बनना। चौथा कारण क्या लिखना है, अब मान लो बांध एवं बैराज बन गया, पीछे में पनिया डबाडब डिका हुआ है ना, अब बांध या बैराज अचानक टूट गया,
तो जो निचुआ में क्षेत्र है उसको क्या करेगा, डुबाइए ना देगा, बाढ़ आ जाएगा। तो चौथा कारण लिख रहा है बांध या बैराज का टूट जाना, बांध या बैराज का टूट जाना। समझ तुम लोग का आ गया। तो बोल रहा 4 कारण लिखो, क्या लिखो, 4 कारण लिखो। तो लिख देगा, क्या लिखेगा पहले, औसत से अधिक वर्षा होना, औसत से अधिक वर्षा होना, हिम का पिघल जाना, हिम का पिघल जाना, बांध या बैराज का निर्माण करना, बांध या बैराज का निर्माण करना, बांध या बैराज का अचानक टूट जाना, अचानक टूट जाना। ठीक है ना। चलो अगला। तो हम देख लिए बाढ़ किसे कहते हैं, ये भी देख लिए, बाढ़ का क्या क्या कारण है वो भी देख लिए ना। आप पूछेगा बाढ़ जब आ गया तो उससे बचने का उपाय क्या है, यानी बाढ़ नियंत्रण का उपाय बताना है, बाढ़ नियंत्रण का उपाय। ठीक है ना। सबका अलग अलग बता रहे हैं। बाढ़ के बारे में तुम लोग को पूरा डिटेल से बताएंगे, जो भी पूछेगा बना देगा, क्योंकि इससे परीक्षा में बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना। तो पूछेगा बाढ़ नियंत्रण का उपाय बताओ, या बाढ़ से बचने के लिए उपाय बताओ, बाढ़ से बचने के लिए उपाय बताओ। तो बताओ बाढ़ से बचने के लिए उपाय क्या है, नदी पर बांध बना, नदी पर क्या बनाना है, नदी पर बांध बनाओ, नदी पर बांध बनाओ। तो क्या होगा, नदी पर जब बांध बन जाएगा तो क्या होगा, बाढ़ से हम लोग नियंत्रण पाएंगे। बांध क्या करता है, बांध कहाँ बनता है पता है ना, बांध बनता है वो इलाका में बनता है, खासकर देखना तुम लोग, जहाँ बांध बना रहेगा तो बांध क्या होगा, पीछे पानी दिखेगा, तो पीछे में गाँव ना होना चाहिए, गाँव होगा तो गाँव डूब जाएगा। तो वैसा जगह हम बांध बनाता है जहाँ पर क्या बांध बना दो, आप पीछे पानी आराम से डिका के रख सकते हैं। आप दोनों तरफ क्या है, पहाड़ हो, क्या हो, तो पहाड़ा रहेगा दोनों तरफ, तो पानी आराम से डिग जाएगा, किसी फैलबो नहीं करेगा। ठीक है ना। जब पानी जरूरत पड़ेगा तब बाना क्या करेंगे, फटकबा खोलेंगे, पानी निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो क्या होगा, पहला क्या लिखना है कि बाढ़ अथी कोसी नदी पर या दामोदर नदी हो, कोई नदी पर अगर ज़्यादा पानी ला के बाढ़ ला रहा है तो उस पर बांध बनाना है। क्या करना है, तो बोल रहा है कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताना है। तो पहला के उपाय क्या वो बोलना है, बांध का बनाना, नदी पर बांध का नदी पर बांध का बनाना, नदी पर बांध का बनाना। दूसरा कारण क्या लिखेंगे, तो नदी के साइडवा साइडवा, नदी के साइडवा साइडवा में क्या कर ऊंचा कर दे। अरे ऊंचा रहेगा तो पानी नहीं फैलेगा, अगर ऊंचा नहीं रहेगा तो तुम्हारा घर में घुस जाएगा ना, घुस जाएगा। तो दूसरा कारण क्या लिखना है, तटबंध हो। क्या बोला, तटबंध मतलब समझ रहा है ना, तटबंध मतलब क्या होता है, लाथिया मर करवा लो। तटबंध मतलब क्या होता है, तटबंध मतलब है मान लो कि नदी बह रही है, क्या है, नदी बह रही है ना, इसका साइडवा में क्या तटबंध बनाना। देखता है ना कहीं कहीं नदी में तुम लोग जानेगा तो साइडवा में देखना पत्थर उत्तर से बरखा का पत्थर उत्तर से पूरा घेरल है कि पानी इधर उधर नहीं फैले, है ना। तो उसको बोलते हैं तटबंध। क्या बोलते हैं, तो नदी में तटबंध का बनाना, नदियों में तटबंध का बनाना है, दोनों तरफ तटबंध बना दे कि पानी इधर उधर नहीं बौखे। समझ आ गया ना। तो तटबंध का बनाना, तटबंध का, और तटबंध बनाने के छोटा तो क्या होगा, पानी पारन हो जाएगा। तो तटबंध का लिखना है, तटबंध का मजबूत एवं ऊंची बनाना, मजबूत एवं ऊंची बनाना। पहला कारण क्या बताए थे, बांध का बनाना। दूसरा कारण क्या बताए हैं, कारण है उपाय क्या बताए हैं, तो नदी में तटबंध का मजबूत एवं ऊंचा बनाना, मजबूत एवं ऊंचा बनाना। तीसरा कारण क्या बोलेंगे, कहेंगे तुम बहुत बाढ़ ला रहा है। तीसरा कारण बोलेंगे बहुत बाढ़ ला रहा है ना, तुमसे कहते हैं ऐसा, यहाँ बाढ़ आ रहा है तो यहाँ से नहर निकाल दे। क्या निकाल दे, अब ये इधर भी नहर निकाल दे, अब चल जाएंगे खेत में लेकर चल जाएंगे, इधर भी नहर निकाले, तो नहर निकालने पर क्या होगा, नदियाँ पानी कम हो जाएगा ना, होगा तो बाढ़ लाएगा ना लाएगा। तो बोलेंगे तीसरा उपाय लिखेंगे, नहर का, नदी से नहर का निकालना, नदी से नहर का, नदी से, अरे बंदा सुन रहा है तुम लोग, मुर्दार से ताक रहा है बैलेसन, ये सब लिखने को भारी बात है। चलो मुर्दार से कहीं ताक रहा है, क्या उठा पड़ा था ना, फट जाएगा, 10 गो हो जाएगा, जानवर का क्या लिखक तो लूर रहा है। क्या बोल रहे हैं, तो बाढ़ नियंत्रण का उपाय, तो पहला क्या बताए थे, पहला बताए थे नदी पर बांध का बनाना, नदी पर बांध का। दूसरा बताए थे तटबंध का मजबूत एवं ऊंचा बनाना। ऐसा नहीं कि रम दिए 2 नंबर सीमेंट देख दिए बना दिया या बढ़िया लेकर चल गया, उसको भी कहा चल मेरे साथ। ठीक है ना। तो मजबूत एवं ऊंचा बनाना, मजबूत एवं ऊंचा बनाना। तीसरा क्या बताए थे, नहर का, नदियों से नहर का निर्माण करना, नदियों से नहर का निर्माण करना। समझ तुम लोग आ गया, समय आया जिस, और क्या, तो चलो इतने लिखना है। क्या लिखना है, उपाय क्या लिखना है, उपाय में यही सब लिखना है। ठीक है ना। और जल के विभिन्न उपयोग भी कर सकते हैं, और जल जब बांध और बनता है तो उपयोग करते हैं, तो सब जरूरी ना है, उपयोग तो अलग हो गया। ठीक है ना। तो क्या लिखना है, बोलेगा कि बाढ़ से बचने का उपाय। तो पहले क्या लिखना है, बांध बनाना। दूसरा क्या लिखना है, नदी के किनारे तटबंध का ऊंचा एवं मजबूत बनाना। नदी से नहर का निकालना, नदी से नहर को निकालना। ठीक है ना, नदी से नहरों का निकालना। और कारण लिखना चाहता है तो लिख सकता है कि नदी के किनारे क्या लगा देना, तो नदी के किनारे पेड़ पौधा या झाड़ी उड़ी लगा देना, तो क्या होगा, पानी फैलने नहीं देता है। समझ तो आ गया। चलो अगला बोलेगा क्या, कि बाढ़ से होने वाली हानि। पहले हम क्या देखे थे, पहले देखे थे बाढ़ किसे कहते हैं, फिर देखे थे बाढ़ के कारण, क्या देखे थे, फिर देखे थे बाढ़ से बचने का उपाय। देख लिए ना। आप बोलेगा बाढ़ से होने वाले हानि, तो ये रटना आएगा ना, कहेगा बाढ़ से क्या क्या हानि होता है,
अब तुम लोग का आसपास में जब बाढ़ फैलेगा तो क्या हानि होगा? फसल का नष्ट हो जाना, ठीक है ना, पालतू पशु का मर जाना, अरे पनिया में बह जाएगा, ठीक है ना, जान माल का क्षति होना, जान माल का क्षति होना। अब मकरमा तुम्हारा आगे बाढ़ के चपेट में तो मकान का ढह जाना, मकान का ढह जाना, ठीक है ना, विकास कार्य का अवरुद्ध हो जाना, विकास कार्य मान लो तुम्हारा कोई कार्य हो रहा था, बन रहा था, उसको भी लेने का चलो बहुत विकास हो लो, लेने बह जाएगा, तो विकास कार्य का अवरुद्ध होना, विकास कार्य का अवरुद्ध होना, तो लिख देगा, पूछेगा बाढ़ से होने वाली हानि, तो आराम से लिख देगा, ना लिखेगा, क्या लिखेगा? फसल का नष्ट हो जाना, ठीक है ना, पालतू पशु का नष्ट हो जाना, ठीक है, मकान का ढह जाना, मकान का ढह जाना, ठीक है ना। उसके बाद लिख सकता है क्या? अथी मकान का ढह जाना लिख सकता है, विकास कार्य का अवरुद्ध होना, विकास कार्य का अवरुद्ध होना, तो बहुत सारे कारण लिख सकता है, समझ आ गया ना। उसके बाद बांध से और क्या होगा? तो हो सकता है कि बाढ़ से कभी क्या होता है, पुल भी टूट जाए ना, हो जाए, बांध एवं पुल का टूट जाना, बांध एवं पुल का, यानी जो दिमाग में आएगा कि बाढ़ से क्या क्या हानि हो सकता है, जो दिमाग में आएगा आराम से लिख देना, समझ आ गया ना, लिख देगा ना। अरे बाढ़ से क्या हो सकता है? तो क्या बोले थे अभी हम? बोले थे फसल का नष्ट होना, पालतू पशु का मर जाना, पालतू पशु का मर जाना, ठीक है ना, विकास कार्य अवरुद्ध होना, विकास कार्य अवरुद्ध होना, मकान का ढह जाना, मकान का यातायात साधन ठप पड़ जाना, यातायात साधन मानो को रोड उड़ा रहा है, ठीक है ना, वहाँ बाढ़ आ गया तो क्या होगा? यातायात साधन का ठप पड़ जाना, यातायात साधन का, ठीक है ना, बांध एवं पुल का टूट जाना, बांध एवं पुल का टूट जाना, ये सब लिख देना, समझ आ गया। चलो, तो बाढ़ के बारे में सब कोई लिख देगा ना, बाढ़ के बारे में सब कोई लिख देगा ना। क्या बताए थे? पहले बताए थे बाढ़ किसे कहते हैं, फिर बताए थे बाढ़ के कारण क्या है, फिर बताए थे बाढ़ से बचने का उपाय क्या है, फिर बताए थे बाढ़ से होने वाला हानि, बता दिए ना। फिर हम चारों एक बार बोलते जल्दी जल्दी। बाढ़ किसे कहते थे? बोलना है बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि के कारण नदियों में उसकी क्षमता से अधिक जल हो जाने से यानी अधिक जल भर जाने के कारण जब वह जल नदी से निकलकर आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है तो उस स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। समझ तो लोग आया? समझ आ गया ना। अब लिखना है क्या? बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण में पहला क्या लिखाए थे? औसत से अधिक वर्षा होना, औसत से अधिक वर्षा होना, हिम का पिघल जाना, बर्फ का पिघल जाना, बांध या बैराज का निर्माण करना, बांध या बैराज का टूट जाना, ठीक है ना, ये सब कारण हो गया। फिर पूछेगा क्या इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यानी बांध से बचने का उपाय क्या है? तो बताए थे पहला क्या? बांध का निर्माण करना। फिर दूसरा बताया था, तुम लोग को बांध का निर्माण कर दिया ना। दूसरा बताए थे नदी के तटबंधों को मजबूत एवं ऊंचा बनाना। तीसरा उपाय बताए थे नहरों का निकालना, नदी से नालों का निकालना। चौथा बताए थे नदी के किनारे पेड़ पौधे एवं झाड़ियों को लगाना, समझ गया ना। और कारण लिखेगा तो लिख सकता है कि नदी को गहरा करना, यानी नदी से जो है ना भर गया, जो अति कच्चा से भर गया तो नदी को गहरा भी कर देंगे, गहरा करेंगे तो अधिक पानी हटेगा ना, हटेगा, तो सभी कारण लिख सकता है, ठीक है ना। फिर बताए थे बाढ़ से होने वाला हानि, तो हानि में क्या बताए थे? हानि में तुम लोग जानवे करता है फसल का नष्ट हो जाना, पालतू पशु का मर जाना, ठीक है ना, मकान का ढह जाना, ठीक है, विकास कार्य अवरुद्ध हो जाना, ठीक है, यातायात का साधन ठप पड़ जाना, बांध एवं पुल का टूट जाना, तो सब लिख देगा। समझ आया तुम लोग को? तो बाढ़ के बारे में तुम लोग को डिटेल से इसलिए बताएं कि इससे क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है ना। अब बोलेगा सूखा क्या है? सूखा के बारे में देख लेते हैं। बाढ़ बहुत आ गया, उत्तरी बिहार में बहुत बार आ गया ना। अब सूखा क्या देखते हैं, तो सूखा किसे कहेंगे? तो देखिए यहाँ बाढ़ कब आया? बाढ़ आया था वर्षा ऋतु में। सूखा कब आएगा? गर्मी ऋतु में आएगा ना। बाढ़ आया था किसके कारण? तो पानी अधिक हो गया, बारिश अधिक हुआ, यानी अतिवृष्टि हुआ। क्या हुआ? और सूखा क्यों आएगा? जब पानी कम होगा यानी बारिश कम होगा, बारिश क्या होगा? कम होगा, यानी अल्प वृष्टि होगा। क्या होगा? अल्प वृष्टि। कम को बोलते हैं अल्प, क्या बोलते हैं? तो पूछेगा क्या? बता सूखा किसे कहते हैं, ठीक है ना। पूछेगा सूखा किसे कहते हैं, लिख सकता है। लिखना है कि जब सामान्य से, क्या लिखना है? जब सामान्य से यानी जितना वर्षा होना चाहिए, जब सामान्य स्थिति से कम वर्षा हो तो उस स्थिति में सुखाड़ होने की संभावना होता है, सुखाड़ होने की संभावना हो जाता है, ठीक है ना। पूछेगा सुखाड़ के कारण क्या है? तो लिखना अल्प वृष्टि, यानी बारिश का अल्प वृष्टि यानी कम होना। पूछेगा सूखा से हानि क्या होता है? तो फसल नष्ट हो जाता है। और सूखा रहेगा तो उससे हानि क्या होगा?
फसल तुम्हारा क्या होगा, नष्ट होगा। जब सूखा होगा तो तुम सुखाड़ जब होगा तो तुम अपना खेत में क्या लगा सकता है, फसल लगा सकता है, ना लगाएगा तो बेरोजगार रह जाएगा। अभी जो जितना धान उन लगा है, कितना लोग काम किया था खेत में, किया था ना। अगर मान लो कि सुखाड़ हो गया तो क्या होगा, तो अधिक से अधिक लोग क्या होगा, बेरोजगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, बेरोजगार भी होगा। उसके बाद अगर मान लो फसल लगा दिया, अगर सूखा हो गया, बारिश ना हुआ तो क्या होगा, फसल नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जब फसल नष्ट हो जाएगा तो पालतू पशु को चारा का अभाव हो जाएगा, चारा का अभाव ना होगा। जब चारा का अभाव होगा तो क्या होगा, भुखमरी फैल जाएगा। अरे भुखमरी ना फैलेगा, फिर बेरोजगारी फैल जाएगा। तो ये सब लिखना है कारण में, समझ तुम लोग आया। कुछ अगर सूखा क्या है तो लिखना है जब सामान्य स्थिति से कम बारिश हो, जब सामान्य स्थिति से कम बारिश हो तो उस स्थिति में सूखा उत्पन्न होता है और उसे ही सुखाड़ कहा जाता है। समझ तुम लोग आया। पूछेगा सुखाड़ किसे कहते हैं, तो जब सामान्य स्थिति से कम बारिश हो तो उस स्थिति में सूखा उत्पन्न होता है और इसी स्थिति को सुखाड़ कहा जाता है। इससे होने वाला हानि क्या क्या है, तो इससे होने वाला हानि है क्या, फसल नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। लोग बेरोजगार हो जाता है, ठीक है ना। पशुओं को चारा का अभाव हो जाता है, पशु चारा नहीं मिलेगा, पशुओं को चारा का अभाव हो जाता है, भुखमरी फैल जाता है, भुखमरी फैल जाता है। समझ लोग आ गया ना। तो ये सब लिखना है। और सूखा से कौन परेशान है, तो दक्षिणी बिहार, ठीक है ना। और सूखा क्या है, प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। समझ आ गया। चलो तो सूखा बाढ़ के बारे में बता दिए हैं, और थोड़ा देखते हैं इंपॉर्टेंट और क्या है। अगला लिखना है भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। सूखा और भूकंप के बारे में हो गया अंडे, लिख देगा ना बाढ़ और सूखा के बारे में। अब भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। भूकंप और सुनामी के बीच, देखिए यहाँ बहुत बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर, इतना बड़ा तुम लोग लिखेगा तो हो जाएगा लगभग आधा पेज से पार हो जाएगा, लगभग एक पेज तुम्हारा ले लेगा नहीं। अब भाई पूछता है 2 नंबर में, क्या पूछता है, तो उतना बड़ा क्या लिखेंगे। भूकंप किसे कहते हैं, जब किसी कारण से भूकंप आता है स्थल पर, भूकंप आता है जमीन पर, और सुनामी आता है कहाँ पर, समुद्र में। कहाँ आता है, महासागर में आता है। कहाँ आता है, महासागर में आता है। जब जमीन में थरथराने लगे तो उसको बोलते हैं भूकंप। क्या बोलते हैं, और जब जमीन में थरथराने के बजाय समुद्र में तो उसका तल थरथराने लगे तो उसको बोलते हैं क्या, सुनामी। क्या बोलते हैं, तो बोलेगा भूकंप किसे कहते हैं, तो सिंपल लिखना है। क्या लिखना है, जब किसी कारण से, जब किसी भूकंप आने बहुत सारे कारण है, समझ आ गया ना, ठीक है ना। ज्वालामुखी फट जाएगा तब भी भूकंप आ जाएगा, ठीक है ना। अंदर प्लेट टकरा जाएगा तब भी भूकंप आ जाएगा। प्लेट में तो समझ रहा है ना, ये जो तुम्हारा हथिया है, ये जो जमीन तुम देख रहा है ना, क्या है, प्लेट में बटा हुआ, प्लेट में, और क्या है, मैग्मा पर तैर रहा है। मैग्मा पर क्या कर रहा है, तैर रहा है। जहाँ 2 आकर टकरा जाएगा तो क्या आता है, भूकंप आता है। क्या आता है, भूकंप। समझ तो लोग आ गया ना। तो बोलेंगे कि भूकंप आने का कई यहाँ ध्यान दो, जब पृथ्वी पर, जब यहाँ पर देखना, भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं, लिखना है किसी कारण से भूमि का कंपन होना, ठीक है ना। किसी कारण से भूमि का कंपन होना भूकंप कहलाता है, भूकंप कहलाता है। चाहे वो कोई भी कारण हो सकता है, समझ आ गया ना। कोई भी कारण में क्या बताया था, ज्वालामुखी कारण भी हो सकता है, पृथ्वी का अंदर प्लेट का टकराना भी हो सकता है, तो कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन पूछेगा भूकंप किसे कहते हैं, तो लिखना जब किसी कारण से भूमि कंपन करने लगता है। भूमि क्या करने लगता है, कंपन करने लगता है। कंपन मतलब समझ रहा है ना, कंपन करने लगता है तो उसे भूकंप कहा जाता है। समझ तुमने कहा गया। अब बोल रहा है क्या, सुनामी के बीच, तो सुनामी अब लिखना है। क्या लिखना है, सुनामी की परिभाषा लिखना है। तो लिखना है जब महासागर का तली मतलब जमीन में उसका निचवा में तली होता है ना, पनिया भरते तो नीचे क्या होता है, उसका स्थल होता है ना। तो जब महासागर के तली में भूकंप आता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। समझ तुमने कहा गया। पहला अंतर ही हो गया। फिर लिखना है भूकंप स्थल पर आता है जबकि सुनामी समुद्र, महासागर या सागर में आता है। बस यही हो गया। जो इस तरह लिखा है इस तरह नहीं लिखना, समझ आ गया। अब हो रहा है क्या, सुनामी के 3 मुख्य प्रभाव को वर्णन करें। इसे बताओ, सुनामी का मुख्य 3 प्रभाव। तो प्रभाव क्या होगा, सुनामी जब आता है क्या होता है पता है, समुद्र की लहर उठेगा, फटास न मारेगा, कहाँ पर, तट की ओर टकराएगा, तट की ओर। और तट के किनारे जितना भी रहेगा, चाहे तुम्हारा मकान उकान या कुछ भी हो, तट के किनारे कोई भी उसको क्या करेगा, उसको विनाश करेगा, नहीं करेगा। चलो अगला क्या है, सुनामी से आप क्या समझते हैं। सुनामी से बचाव के उपाय का उल्लेख करें। सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी से बचाव का उपयोग का उल्लेख करें। समझ तुम लोग आया। तो सुनामी से क्या समझते हैं, बताइए दिए हैं ना, बताए थे। जब समुद्र, सागर या महासागर के तली में भूकंप आता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। यही समझते हैं, सुनामी ना समझते हैं।
अब बोल रहा है क्या, बोल रहा है सुनामी से बचाव का उपाय का उल्लेख करें, बचाव का उपाय का उल्लेख कर रहे हैं। तो सुनामी से बचने का उपाय क्या है बता, सुनामी कहाँ आएगा, सुनामी समुद्र के पानी उठेगा और दौड़ेगा किधर, तट की ओर दौड़ेगा, तो तट की ओर दौड़ेगा तो तट की ओर दौड़ेगा तो तट से पानी जो अंदर शहर में नहीं घुस जाए, क्योंकि समुद्र के किनारे क्या होता है, शहर होता है। चाहे मुंबई देखो या गोवा देखो या तमिलनाडु देखो या आंध्र प्रदेश देखो, समुद्र के किनारे क्या होता है, शहर क्या होता है, और शहर में नुकसान पहुँचाएगा। तो क्या करेंगे, तट के किनारे तटबंध का निर्माण करेंगे। तटबंध क्या करेगा, तो ऊँचा जगह बना देना है, पानी आएगा टकरा के वहीं रह जाएगा। तो लिखना है क्या, यहाँ पूछ रहा है कि सुनामी के बचाव का उपाय, सुनामी का बचाव का उपाय। तो पहला उपाय क्या होगा, तो तट के किनारे तटबंधों को मजबूत एवं ऊंची बनाना, मजबूत एवं ऊंची, इन्हें कितने ऊंचा कर दिए, पानी आएगा अरे तो नहीं आएंगे, फान के पार ना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तटबंधों को मजबूत एवं ऊंची बनाना, यह कारण हो गया। दूसरा क्या करना है, तट के किनारे क्या करना है, तो मैंग्रोव वन लगा देना है। मैंग्रोव वन एक तो ऐसे, मैंग्रोव वन जो होता है वो होता है कौन जल में, तो खारा जल में होता है, समुद्र का पानी खारा है। और मैंग्रोव वन जो होता है वो जो है ना क्या करता है, पनिया जितना आता है ना वो एक जंगल की तरह हो जाता है समुद्र के किनारे, ठीक है ना, किनारे हो जाएगा जंगल की तरह। अब पनिया आएगा तो पनिया को अपने में फंसा के रख लेगा, जाने नहीं देगा, जैसे तो जलिया ना होता है, हाँ ना, फंसा के रख लेगा। तो वही तो बोल रहा उपाय क्या बोल रहा है, तो बोलना है दूसरा लिखना है मैंग्रोव वन का या मैंग्रोव झाड़ी का, मैंग्रोव झाड़ी है, ठीक है ना, तो मैंग्रोव झाड़ी का विकास करना, मैंग्रोव झाड़ी का पहला क्या, तटबंध का निर्माण करना। तटबंध कैसा हो, तो मजबूत एवं ऊंचा हो। दूसरा क्या, मैंग्रोव झाड़ी का विकास करना, मैंग्रोव झाड़ी का विकास करना। तीसरा उपाय क्या है, तो वहाँ के जो है प्रशिक्षित, वहाँ के जो मतलब जनता है ना, जो समुद्र के किनारे हमेशा रहता है, समुद्र के किनारे हमेशा रहता है, जैसे मछुआरा कहाँ रहता है, वहीं रहता है, तो जो उसको क्या करना, प्रशिक्षित करना। अब प्रशिक्षित रहबे नहीं करेगा, प्रशिक्षित में तो समझ रहा है ना कि सुनामी से क्या क्या हानि हो सकता है, सुनामी आएगा तो तुमको क्या करना चाहिए, ठीक है ना, तो उसको प्रशिक्षित करना, क्या करना। अब प्रशिक्षित ना रहेगा तो क्या होगा, उसको और ज़्यादा हानि होगा। तो लिखना है क्या, वहाँ के स्थानीय लोगों को सुनामी के बारे में प्रशिक्षित करना। ये सब क्या होगा, ये सब होगा बचने का उपाय। समझ तुम लोग आ गया, समझ तुम लोग आया रे। तो पूछेगा सुनामी किससे आप क्या समझते हो, बता दिए, बताया थे ना, महासागर के तली में कंपन होना, महासागर के तली में या महासागर के तली में भूकंप का आना सुनामी कहलाता है। इससे बचने का निम्नलिखित उपाय है। पहला उपाय तटबंध का निर्माण करना। दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय तुम लोग को बताए थे मैंग्रोव झील का विकास करना। तीसरा क्या बताए थे, तीसरा बताए थे वहाँ के स्थानीय लोगों को सुनामी के बारे में जागरूक करना यानी प्रशिक्षित करना। समझ तुम लोग आ गया, आप पूछेगा लिख देगा, लिखेगा रे। अगला क्या है, अगला है भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं दो कारण को लिखें। तो बताए दिए भूकंप क्या है, अभी नहीं बताए थे। भूकंप क्या है, तो बताए थे किसी कारण से भूमि का कंपन होना, भूकंप कहलाता है, लिख देंगे ना। और यह एक मानव जनित आपदा है। सुनामी के बारे में भी लिख देना, सुनामी भी एक मानव जनित आपदा है, मानव जनित बोल दिए, सॉरी, प्राकृतिक आपदा है। क्या है, भूकंप और सुनामी दोनों के बारे में लिख देना है, क्या परिभाषा लिख के उसके बाद लिख देना है, दोनों क्या है, ये दोनों प्राकृतिक आपदा है। अब बोल रहा है भूकंप से बचने का उपाय, बोल रहा है ना, इसके बचाव के किन्हीं दो उपाय को बताओ, इसके बचाव के किन्हीं दो उपायों का उल्लेख करो। तो दो उपाय क्या होगा, इसके बचने से दो उपाय क्या होगा, तो पहला उपाय लिखेंगे भूकंप रोधी मकान का निर्माण करना। भूकंप रोधी मकान का, देखता है ना, अब जितना जगह मकान बनता है खासकर वो क्या होता है, भूकंप रोधी क्या होता है, अब भूकंप रोधी मकान का निर्माण करना, ठीक है ना। भूकंप रोधी मकान क्या होता है, तो उसको अच्छा पिलर उलर देगा, पूरा अंदर जाके देगा, ठीक है ना। तो भूकंप रोधी मकान का निर्माण करना, पहला कारण हो गया। फिर भूकंप रोधी मकान का निर्माण कर दिए ना, अब मकान कैसा होना चाहिए पता है, तो आयताकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आयताकार, मतलब समझ रहा है कि ऊपर में जाकर ऐसे मंदिरबा ऐसा ना हो, ऐसे मंदिरबा ऐसा हो जाएगा तो जहाँ भूकंप आएगा गिरेगा तो सब एक जगह गिर जाएगा, और ऐसे फ्लैट में रहेगा, आयताकार रहेगा ऊपर में जाके, यानी ऊपर में जाकर सलपट हो जाएगा, यानी जिस जगह हम लोग को नहीं आते छतवा होता है ना, अभी गिरेगा तो सब एक जगह नहीं गिरेगा, सब छतरा गिरेगा तो कम चोट रहेगा, अगर नीचुआ में तो ना लगेगा। अब मंदिर से बना दिए तो गिरेगा सब, तुम्हारा हरा के गिर जाएगा, क्या जगह नहीं गिर जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो दूसरा लिखना है आयताकार मकान का निर्माण करना। आयताकार मकान का पहले क्या लिखना है, पहले लिखना है भूकंप रोधी मकान का निर्माण करना। दूसरा क्या लिखना है, दूसरा लिखना है आयताकार मकान का निर्माण करना। और क्या लिखना है, और लिखना है भूकंप का पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान, अब भूकंप के पूर्वानुमान तो समझ रहा है, यानी भूकंप आने से पहले हम जाना चाहिए कि भूकंप आने वाला है। तो कैसे पता लगाते हैं, तो लगाते हैं किससे, सिस्मोग्राफ से लगाते हैं। अरे भूकंप मापने वाला यंत्र
सिस्मोग्राफ ना है। अब भूकंप को मापते किस में थे, रिएक्टर स्केल में, बताए थे रिएक्टर स्केल में। तो लिखना है क्या लिखना है, भूकंप से बचने का उपाय। पहला लिखना है भूकंप रोधी मकान का निर्माण करना, ठीक है ना, मकान को आयताकार बनाना, मकान को आयताकार बनाना, तथा भूकंप का पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना किसके मदद से, तो सिस्मोग्राफ के मदद से। समझ तुम लोग आ गया। तो ये हो गया उपाय, क्या हो गया, बचने का उपाय। तो पूछेगा भूकंप किसे कहते हैं और इससे बचने का उपाय क्या क्या है, तो लिख देगा ना। अगला क्या है, सुनामी क्या है, तो बताइए दिया सुनामी क्या है। महासागर के तली में भूकंप का आना या कंपन का होना सुनामी कहलाता है, या एक प्राकृतिक आपदा है, या एक प्राकृतिक आपदा है, यहाँ बोल रहा है, ठीक है ना। सुनामी के बारे में पूरा बताइए दिए हैं ना, बता दिए ना। अच्छा पूछेगा भूकंप तरंग कितना होता है, 3 गो होता है, कितना होता है, एक होता है प्राथमिक, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है लास्ट, यानी एक होता है पी, एक एस, एक एल। पहला तरंग कौन आता है, तो पहला आता है पी, इसलिए इसको बोले प्राथमिक, क्या बोले। लेकिन पी जो है पहले एकदम हरहराए के दौरान आएगा, यानी हुमच के दौरान आएगा, लेकिन हानि कम पहुँचाएगा, हानि जल्दी आ जाएगा लेकिन हानि कम पहुँचाएगा। और पी के बाद क्या होता है, एस, क्या होता है एस, आई एस के बाद क्या होता है एल, एल क्या हुआ, एल यानी लास्ट, एल यानी लास्ट। ये कहेगा हम लास्ट में वो, लेकिन इतना हानि पहुँचे कुछ कहेंगे ना। तो पूछेगा सबसे कम हानि कौन पहुँचाता है, पी, और सबसे अधिक हानि कौन पहुँचाता है, एल। सबसे पहले कौन आता है, पी, सबसे अंत में कौन आता है, एल, बीच में कौन आता है, एस। समझ तुम लोग आ गया। हानि कौन पहुँचाता है, लास्ट वाला, एल, एल मतलब लास्ट वाला, ठीक है ना। समझ तुम लोग आ गया। चलो अगला क्या इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट है भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें, बोल रहा है ना। भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के, देखिए यहाँ पर मान लो पृथ्वी है, क्या है यहाँ ना, पृथ्वी है ना, पृथ्वी है ना। अब पृथ्वी के अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है, खोल के कभी कोयला निकाल लेते हैं, कभी खनिज निकालते हैं, कभी मैग्मा निकलता है। मैग्मा मतलब ज्वालामुखी जो निकलता है, लावा, वही उस अंदर जो रहता है उसको बोलते हैं मैग्मा, क्या बोलते हैं। अब मान लो कि भूकंप का उत्पन्न यहाँ से हुआ, कहाँ से हुआ, यहाँ से भूकंप का उत्पन्न हुआ, कहाँ हुआ, तो बोलेंगे ये क्या है, जो चारों तरफ जो जमीनमा है जिस पर हम लोग बैठल हैं, खड़ा है, सुतल है, मरल है, उठल है, उसको बोलते हैं भूपटल, क्या बोलते हैं। यानी जमीनमा है उसको बोलते हैं भूपटल, क्या बोलते हैं, भूपटल। अब भूकंप का उत्पन्न कहाँ होता है, भूपटल से होता है ना। भूपटल के नीचे, भूपटल के, तब बोलेंगे भूपटल के नीचे वह बिंदु, भूपटल के नीचे वह बिंदु जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ। मान लो यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ और चारों तरफ फैल गया, चारों तरफ फैल गया, समझ तुम लोग आया, फैल गया ना। तो भूकंप के भूपटल के नीचे वह बिंदु, भूपटल के नीचे वह बिंदु जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। लिख देगा डायरेक्ट, तुम लोग को पूछेगा भूकंप केंद्र का परिभाषा लिखो तो तब भी लिख देगा, या बोलेगा अंतर, तो अंतर बता रहे हैं। तो भूकंप केंद्र तुम लोग समझ गया, क्या बोलेंगे, बोलेंगे भूपटल के नीचे, ये भूपटल है, तो भूपटल के नीचे वह बिंदु जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। समझ तुम लोग आ गया, समझ आया तुम लोग को। और अब क्या लिखना है, अब भूकंप, ठीक है ना, भूकंप केंद्र से उत्पन्न भूकंप, भूकंप केंद्र से उत्पन्न भूकंप सर्वप्रथम भूपटल पर, सर्वप्रथम भूपटल पर जिस बिंदु से टकराता है, तो पहले इससे टकराएगा, ये तिरछा हो जाता है ना, तिरछा ज़्यादा दूरी होता है, तो सर्वप्रथम यहाँ टकराएगा ना। तो सर्वप्रथम जिस बिंदु से टकराता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। समझ आ गया, समझ आ गया रे। तो क्या बोलना है, कहेगा भूकंप के केंद्र यानी भूकेंद्र, भूकंप के केंद्र यानी भूकेंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर लिखो, तो लिख देगा, लिखेगा क्या, लिखेगा भूकेंद्र, इधर कहना है भूकेंद्र और अधिकेंद्र के बीच निम्नलिखित अंतर होता है। समझ आ गया ना। एक पहला लिखना है, क्या लिखना है, भूपटल के नीचे वह बिंदु जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकेंद्र या भूकंप केंद्र कहा जाता है। और भूकंप केंद्र से उत्पन्न तरंग भूपटल से सर्वप्रथम जिस बिंदु से टकराता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। समझ तो लोग आ गया, यही अंतर लिखना है। 2 नंबर के आएगा, कितना नंबर के आएगा, 2 नंबर के आएगा। समझ तो लोग आ गया। और अगर अगला अंतर लिखना चाहता है तो क्या लिखेगा, भूकंप केंद्र भूपटल के नीचे होता है, नीचे है ना, अंदर होता है, कहाँ होता है, जबकि अधिकेंद्र कहाँ होता है, भूपटल पर होता है। अंतर समझ गया, भूकंप का समझ गया, अधिकेंद्र समझ गया। जब भूपटल के नीचे जहाँ से भूकंप उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, भूकंप केंद्र। और सर्वप्रथम भूकंप
भूपटल से जिस बिंदु से टकराएगा, उसे क्या बोलेंगे? अधिक केंद्र। क्या बोलेंगे? अधिक केंद्र। दूसरा, भूकंप केंद्र कहाँ होता है? तो भूपटल के अंदर। अधिक केंद्र कहाँ होता है? भूपटल पर। समझ आ गया? अंतर लिख देगा। चलो अगला। अगला जो मेन है वो देख लेते हैं। अगला मान लीजिए बोला आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। स्थानीय मतलब समझ रहा है कि स्थानीय लोकल लोग क्या कर सकता है? जैसे डाटा उठा तो बहुत दूर हो जाएगा ना, जैसे बराबर हॉस्पिटल को जाए बहुत दूर हो जाएगा, लेकिन जो लोकल लोग वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो क्या कर सकता है? ठीक है ना। तो आकस्मिक प्रबंधन यानी अचानक प्रबंधन, यानी मान लो कोई घटना घट गया है तो आकस्मिक मतलब अचानक क्या हम प्रबंध कर सकते हैं, अचानक हम क्या प्रबंध कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आकस्मिक प्रबंधन। क्या बोलते हैं? तो बोल रहा है क्या? बोल रहा आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका हो सकता है? स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका? स्थानीय प्रशासन समझ रहा है जो तुम्हारा लोकल पुलिस है, ठीक है ना, या वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो क्या कर सकता है? समझ आ गया ना। तो बोलेंगे आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन का जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका होता है। समझ तो लोग आ गया ना। मान लो कहीं भूकंप आ गया तो क्या करेगा? स्थानीय प्रशासन जो है वहाँ फटाक से पहुँचेगा और वहाँ पर राहत शिविर का निर्माण करेगा। राहत शिविर तो समझ रहा है, फटाक से वहीं टेंट उंट गाड़ उड़ के डॉक्टर को तुरंत बुलाएगा, ठीक है ना, वहीं पर इलाज करवाना स्टार्ट करवा देगा ना। तो ये हुआ राहत शिविर। क्या हुआ? राहत शिविर। मान लो कहीं आग लगे फटाक से तो स्थानीय प्रशासन क्या करेगा? तुरंत वहाँ पर क्या भेजेगा? आग बुताने वाला, ठीक है ना, अग्निशामक को भेजेगा, यानी फायर गाड़ी को भेजेगा ना। तो क्या करेगा? तो इसी को बोलते हैं क्या? आकस्मिक प्रबंधन। क्या बोलते हैं? तो वही बोल रहा आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। लिखना आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। वहाँ पर सभी महत्वपूर्ण भूमिका होता है, इसलिए वो सबसे पहले क्या करेगा? वहाँ पर आएगा और राहत शिविर, जिससे क्या सब लोग को राहत मिले, सब लोग को क्या मिले, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? राहत शिविर का निर्माण करेगा। ठीक है ना। राहत शिविर का निर्माण करेगा तो क्या करेगा? वहाँ पर सभी उपकरण पहुँचाएगा, चाहे एम्बुलेंस हो या डॉक्टर हो या जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, वो वहाँ पर क्या करेगा? पहुँचवाएगा। ठीक है ना। और अब इतना और लिख देना, लास्ट में क्या लिख देना है? राहत शिविर का निर्माण करेगा तथा एम्बुलेंस, गाड़ी, डॉक्टर, अग्निशामक आदि की व्यवस्था करेगा, जिससे सरल तथा सहज जिससे आपदा प्रबंधन को सरल तथा सहज बना सके। समझ तो लोग आ गया। तो पूछेगा आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका? तो लिखना आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की अहम भूमिका है। वो इसलिए वे सबसे पहले राहत शिविर का निर्माण करते हैं तथा वहाँ एम्बुलेंस, डॉक्टर एवं अग्निशामक तथा सहायक यंत्र का क्या बोलता है उसको? सहायक यंत्र पहुँचाता है। इस प्रकार आकस्मिक प्रबंधन सरल एवं सहज बनाता है। समझ तुम लोग आ गया। चलो अगला क्या लिखना है? अगला जो इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। बोल रहा आपदा के समय कौन कौन से उपाय करना चाहिए? तो ऐसे लिख देगा, नहीं लिख देगा। आग लगे तो क्या करेगा? आराम तुम्हारा आग लग जाएगा, क्या करेगा? नाचेगा डीजे तर, क्या करेगा? आग लगे तो क्या करेगा? हाँ, तो पहला क्या करेगा? जो फसल है घर में उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा। तो बोल रहा है वहीं पर आग आपदा के समय कौन सा उपाय करना चाहिए? कौन सा समय? तो क्या बोलेंगे? तो लिखेंगे कि आग आपदा के समय सबसे पहले हमें आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना चाहिए। निकालने का प्रयास करना चाहिए। अब मान लो कोई लोग जल गया, अरे जानवर तुमको भी जला देंगे, यहाँ ध्यान देना। कोई लोग मान लो जल गया, क्या हुआ? जल गया है तो क्या करना चाहिए?
तो जल गया तो क्या करना चाहिए, वहाँ पर प्राथमिक उपचार करना चाहिए। प्राथमिक उपचार के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार में तो समझ रहा है, वैसा उपचार जो हम खुद कर सकते हैं, यानी डॉक्टर तो ना है लेकिन हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो बाद में आएगा ना। तो हमें प्राथमिक उपचार करना चाहिए, प्राथमिक उपचार करना चाहिए। इसके अंतर्गत जले हुए स्थान पर क्या करेंगे, तो ठंडा जल डालेंगे, बर्फ़ से सेकेंगे, बर्फ़ से तो ठंडा जल डाल सकते हैं, बर्फ़ से सेक सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि आग आपदा के समय कौन कौन से उपाय करना चाहिए, तो लिखना है पहला क्या, आग आपदा के समय पहला उपाय क्या करना चाहिए, तो आग आपदा के समय, ठीक है ना, आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना चाहिए तथा हमें तुरंत प्राथमिक उपचार करना चाहिए। प्राथमिक उपचार के अंतर्गत जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए, बर्फ़ से सेकना चाहिए तथा और क्या कर सकते हैं, तथा क्या करना चाहिए, आगे लगले लड़ना चाहिए, लहक पूरा इस तरह क्या, तो क्या करना चाहिए, तथा वहाँ उपस्थित जलाशय से समझ रहा है, जल के सहायक जो भी साधन हो, चाहे तालाब हो या कुआं हो या हैंडपंप हो या मोटर हो, जो भी साधन हो जल के, समझ आ रहा है ना, तथा जलाशय से आग को तुरंत बुझाना चाहिए। ये क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वो पूछ रहा है ना, तो यही सब हम कर सकते हैं। समझ तुम लोग आया। अगला बोल रहा है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो देख देख यहाँ पर, देख बंदर कहाँ तुम जीवन जा रहा है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन किसी प्रशासन के सफलता का, देखिए यहाँ पर जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, समझ रहा है ना, यानी जीवन को बचाने के लिए आकस्मिक मतलब तुरंत, ठीक है ना। तो जीवन को बचाने के लिए तुरंत हम क्या प्रबंधन करेंगे, इसी को बोलते हैं जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, समझ आ रहा है ना। तो जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन में कौन मेन भूमिका निभाएगा, तो वहाँ का स्थानीय लोग, वहाँ के प्रशासन लोग। ऐसा नहीं कि तुम्हारा गांव में लग गया आग उग या कुछ हो, भूकंप को आ गया तो पटना से आएगा। तो यहाँ पर जीवन रक्षक यानी तुरंतमी, जीवन रक्षक यानी जीवन को बचाने वाला, रक्षक आकस्मिक मतलब तुरंतमी, आकस्मिक मतलब जो बाढ़ में आएगा, दूर से हेलीकॉप्टर आएगा तो बाढ़ में ना आएगा। यहाँ पे आकस्मिक प्रबंधन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आकस्मिक मतलब तुरंतमी प्रबंधन, समझ रहा है। तो वही बोल रहा है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, क्या, तो लिखना है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, जीवन रक्षक आकस्मिक किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आपदा के आते ही जो लोग उसमें फंस गया, यानी जो लोग उससे प्रभावित हुआ, ठीक है ना, लोगों को आपदा से निजात दिलाना। ये नहीं कि फसल है तो फसलें छोड़ दे, मजा ले तुम लोग डांस कर दीजिए, तो इस तरह ना। तो क्या बोलना है इसके अंतर्गत आपदा से प्रभावित लोगों को निजात दिलाना, तुरंत निजात दिलाने का कोशिश करना होता है, या निजात दिलाने का उद्देश्य होता है, समझ लोग आ गया। क्या बोलना है, क्योंकि पूछेगा जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से क्या समझते हैं, तो बोलना है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन वहाँ के स्थानीय प्रशासन की सफलता की कसौटी होता है। इसके अंतर्गत आपदा से प्रभावित लोगों को बाहर निकालने का, यानी निजात दिलाने का उद्देश्य होता है, समझ तुम लोग आ गया। जैसे कोई क्या हुआ, कोई आग में फंस गया तो उसको बाहर निकालो, कोई बाढ़ में डूब रहा है तो तुरंत स्थानीय लोगों के सहायता से उसको तुरंत क्या करो, बचाने का प्रयास करो। ये सब क्या है, ये सब है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। ये है कि अरे बाढ़ में डूबा पो कोलबा कर बोला अथी आए थे बचवे वाला आए प्रशासन, तो तब तक मरिए नहीं जीते। कोई आग में जल रहा है तो बोलेगा अरे बोला फायर ब्रिगेड रहता है, क्या बुझाते तरह निकालते हैं, तो जीवन रक्षक हुआ, जीवन रक्षक नहीं हुआ। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन मतलब हुआ कि स्थानीय लोग की सहायता से, स्थानीय प्रशासन लोग की सहायता से हम क्या कर सकते हैं तुरंत, समझ तो लोग आ गया। तो लिख देगा, क्या लिखेगा फिर हम बता देते हैं। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, लिखना जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन वहाँ के स्थानीय प्रशासन की सफलता पर निर्भर करता है,
इसके अंतर्गत आपदा से प्रभावित लोगों को तुरंत निजात दिलाने का उद्देश्य होता है, तुरंत निजात दिलाने का उद्देश्य होता है। जैसे एग्जाम्पल जैसे लिख देना एग्जाम्पल में, आग में फंसे हुए लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत उसको बाहर निकालना, बाढ़ में डूब रहा व्यक्ति को स्थानीय लोगों की सहायता से तुरंत उसको बचाने का प्रयास करना, यही सब लिखना है। समझ आ गया? चलो अगला। चल देखिए यहाँ पर अगला लिखना है, क्या बोल रहा है, क्या बता रहे थे? समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है, नहीं पूछता? समान संचार व्यवस्था में समझ रहा है, जो तुम्हारा इंटरनेट जो आ रहा है, ठीक है ना, जो रेडियो को तुम्हारा चल रहा है, ठीक है, टीवी भी चल रहा है, ठीक है ना, इसमें कभी कभी बाधित हो जाता है। क्या होता है? बाधित हो जाता है। बाधित क्यों हो जाता है? तो केबल का टूट जाना ना बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कैसे पूछता है? तो केबल का टूट जाना। पहला कारण क्या है? तो पहला कारण है केबल का टूट जाना। केबल में तो तरिया जो जा रहा है जमीन के अंदर, तुमने देखा होगा तार बिछाया होगा ना, तो केबल का टूट जाना। केबल का, या कभी कभी ऊपर से भी जाता तार जाता है ना, तो केबल का टूट जाना, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? तो और मान लो तुम्हारा क्या हुआ, बिजली आपूर्ति का बाधित हो जाना। बिजली आपूर्ति मान लो बाधित हो गया तो तुम्हारा घर में बिजली नहीं आएगा तो तुम्हारा मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, रेडियो सब बाधित हो गया ना, हो गया। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण है, पूछ रहा है यहाँ पर कि समान संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण क्या है? तो पहला कारण क्या है? वो केबल का टूट जाना, केबल का। दूसरा हो जाएगा क्या? तो बिजली आपूर्ति का बाधित होना, बिजली आपूर्ति का बाधित होना, ठीक है ना। तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण हो सकता है कि मान लो तुम्हारा टावर जो है ना, यह ढह गया, यानी यही क्या हुआ, यह टूट फूट गया। क्या हुआ? तो फिर तुम्हारा टावर आना बंद हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो संचार व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, ध्वस्त मतलब समझ रहा ना, टूट फूट जाना। तो संचार व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, ठीक है ना। या ट्रांसमिशन, जहाँ से तुम्हारा टावर आ रहा है, ट्रांसमिशन का टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना। तो ये सब लिख सकता है। पहला मेन कारण क्या हुआ? केबल का टूट जाना, ठीक है ना। अगला जो इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। देख यहाँ पर भूस्खलन क्या है, समझता है? भूस्खलन क्या है, समझ रहा है ना? पूछेगा भूस्खलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। पहले देखिए यहाँ पर, पहले समझते हैं कि भूस्खलन क्यों होता है। भूस्खलन समझ रहा है ना, कहीं का भूमि खिसक जाना है। पूछेगा भूस्खलन कैसे आता है? तो कहीं मान लो ऊंचा जगह में भूमि है ना, वो खिसक के ढह गया और नीचुआ में आ गया, तुम्हारा घड़ा पर आके बजर गया, तो क्या हुआ? भूस्खलन हो गया। कहीं ऊपर वाला भूमि है, कहीं क्या था, कहीं पहाड़ वहाड़ था, और पहाड़े क्या हुआ, बारिश शुरू हुआ, ढह गया, और ढह के आगे रोड पर क्या आ गया। कभी तुम लोग इस तरह फिल्म में देखता होगा ना, कोई गाड़ी उड़ी जा रहा है और ऊपर से ढह के गिर गया, फराक से गिर गया गाड़ियों पर, गाड़ियों का नुकसान है, रोड सब खत्म हो गया, ना देखता है। तो इसको बोलते हैं भूस्खलन। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा भूस्खलन के कारण क्या क्या है, भूस्खलन के कारण क्या क्या है। तो क्या क्या लिखेगा? वर्षा के पानी के मान लो बहुत उमस के बारिश हुआ, तो बारिश के कारण क्या हुआ पता है? तो मिट्टी और कचरा क्या हुआ? तो मिट्टी और कचरा नीचे आ गया। क्या आ गया? जो ऊपर मिट्टी कचरा था, ऊपर में ऊंचा जगह में जो मिट्टी कचरा था, वो बह के कहाँ आ गया? नीचे। कहाँ आ गया? नीचे, ठीक है ना। और क्या हो सकता था? और हो सकता है, तुम लोग देखता होगा फिल्म में, ऊपर में पहाड़ा पर से क्या हुआ, कंकर और पत्थर के कभी अचानक नीचे गिर जाता है, नहीं गिर जाता है। तो लिखना है क्या? दूसरा लिखना है कंकर या पत्थरों का खिसकना, ठीक है ना। फिर लिखना चट्टानों का खिसकना। कभी तुम लोग देखता होगा कि बड़का कोई चट्टान है, ठीक है ना, और वही अचानक क्या हुआ, एकाएक क्या हुआ, नीचे सड़क गया नीचे, और नीचे सड़क के रोड सब टोड़ उड़ के तुम्हारा घरा में घुस जाता है, नहीं घुसता है ना। तो चट्टानों का खिसक जाना, चट्टानों का गिरना, ठीक है। तो सब ऐसे लिख सकता है, ठीक है ना। क्या लिखना है? बारिश के कारण कचरा। क्या लिखना है? बारिश के कारण मिट्टी एवं कचरे का नीचे गिर जाना, ठीक है ना। फिर कंकर एवं पत्थर का नीचे खिसकना, चट्टानों का नीचे खिसकना भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन समझ में आ गया? तो पूछेगा भूस्खलन के कारण लिखेगा। पूछेगा भूस्खलन कैसे कहते हैं? तो किसी कारण से भूमि के, ठीक है ना, किसी कारण से ऊंचाई पर स्थित भूमि के चट्टान, मिट्टी, कचरा, कंकर, बालू आदि का खिसकना भूस्खलन कहलाता है। इसका
प्रमुख इसका कारण पूछेगा तो कारण में क्या लिखना है, इसका कारण क्या है, तो लिखना है बारिश के कारण, बारिश के कारण कि मिट्टी एवं कीचड़ का नीचे गिरना, कीचड़ का कंकर एवं पत्थर का नीचे खिसकना, ठीक है ना, चट्टानों का नीचे खिसकना भूस्खलन का कारण है, क्या है, लिख देगा। चलो अगला देख। भूकंप से बचने का उपाय बताए थे ना, भूकंप रोधी मकान का निर्माण करना बताए थे ना, फिर आता अथी मकान जो बनाना है आयताकार बनाना है, क्या बनाना है, फिर भूकंप का पूर्वानुमान लगाना है, सब बताइए दिए ना। तो लगभग हो गया जितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है, समझ आ गया तुम लोग को, जितना बोले तो 2-3 बार देखेगा तुम लोग को हो जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट हो जाएगा। अब बचा ज्योग्राफी, क्या बचा है, ज्योग्राफी लेते आएंगे, ज्योग्राफी भी लेकर आएंगे, ज्योग्राफी क्या कर देंगे खत्म, क्या करेंगे, तो 2 नंबरिया पूरा हो जाएगा। 2 नंबरिया के बाद लेकर आएंगे 5 नंबरिया, क्या लेकर आएंगे, 5 नंबरिया लेकर आएंगे, फिर 5 नंबरिया तुम लोग को बताएंगे, ठीक है, तो पूरा अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। फिर तुम लोग को लास्ट में हो सकता है तो फिर एक बार हिंदी और संस्कृत बहुत दिन बतैले हो गए हैं, तो हिंदी और संस्कृत के एक बार इसी तरह सीरीज चला देंगे, ठीक है ना, कॉपी पर बताया है ना, इस प्रकार चला देंगे, ठीक है। तो तुम अभी जो तक जो लाइक है शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।